हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषास बायोकेम क्लासेस। बहुत दिनों से मैं क्लास 9 की वीडियोस नहीं डाल रही थी क्योंकि मैंने 10th पे कंसंट्रेट कर रखा था और बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड कर रहे थे कि भाई केमिस्ट्री हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, सिर्फ एक चैप्टर बचा है। तो आज ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट मैं शुरू करने जा रही हूँ क्लास 9 के लिए बायोलॉजी का चैप्टर टिश्यू। सेल्स चैप्टर हम लोगों ने अच्छे से कवर अप कर लिया था और जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बनाए थे आप लोगों के लिए। तो सेल्स आप लोगों ने जब समझ लिया है, आप लोगों ने उसके क्वेश्चन आंसर मुझे दिखा दिए हैं, वेल एंड गुड, वेरी गुड। तो आज से आप लोग तैयार हो जाइए टिश्यूज को पढ़ने के लिए क्योंकि इट इज रिलेटेड विद सेल्स। तो सबसे पहले तो हम लोग इस टर्म को समझेंगे, व्हाट इज टिश्यू। TISSUE, टिश्यू। एक्चुअली होता क्या है कि वी ऑल आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम लोगों या आपके बगल में कोई आम का पेड़ हो या कोई फ्लावर का पौधा हो, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोगों को दिखाई देते हैं अपने चारों तरफ, क्या वो एक सेल के बने होते हैं? क्योंकि सेल की साइज तो हम लोगों ने पढ़ ली, वो एक सेल के तो नहीं बने रहते। हमारा बॉडी ही क्या एक सेल का बना हुआ है? नहीं, हम लोगों का शरीर बना हुआ है मिलियंस एंड बिलियंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स से। अब हम लोग उसे काउंट तो कर नहीं सकते कि भाई किसकी बॉडी में कितने सारे सेल्स होते हैं। क्लियर? तो वी ऑल आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या वो एनिमल की मैं बात कर रही हूँ। तो मल्टी सेलुलर सेल्स में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होते हैं तो क्या कुछ इस तरह से होते हैं कि भाई बहुत सारे सेल्स हैं और उन्होंने मिलकर किसी एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर दिया और वो बन गया एक लिविंग बीइंग। ऐसा भी कंडीशन आता है, ये मैं बताऊंगी आप लोगों को जब डाइवर्सिटी पढ़ाऊंगी तो, कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी 2 टाइप्स के होते हैं। बट यदि हम लोग अपनी बात करें तो क्या ऐसा होता है कि नंबर्स ऑफ सेल्स रिमेन टुगेदर टू फॉर्म अस? नहीं, क्योंकि भाई हम लोग अपनी बॉडी में ऊपर से नीचे तक, आप बायोलॉजी जब पढ़िए ना तो अपने बॉडी के स्ट्रक्चर्स को ही दिमाग में रखिए तो उसे समझ में अच्छे से आता है कोई भी चीज। तो हमारी बॉडी में हमारा जो बाल है उसका सेल तो कुछ डिफरेंट टाइप का होगा ना, क्योंकि वो स्किन से मैच नहीं कर रहा है। हमारी बॉडी का जो आई है उसका सेल्स कुछ डिफरेंट टाइप का होगा। साथ में हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है। इट मीन्स कि कुछ डिफरेंट टाइप के सेल्स ने मिलके उसे बनाया है और यहीं से डेफिनेशन शुरू होता है टिश्यू का। एक्चुअली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ पार्टिकुलर टाइप के सेल्स आपस में मिलते हैं और वो किसी एक खास फंक्शन को करते हैं मिलकर। इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग कहते हैं टिश्यू। इट मीन्स, अगर टिश्यू का डेफिनेशन नोट्स तो मैं डाल ही रही हूँ अपने वीडियोस में, तो टिश्यू का डेफिनेशन आप लोगों का क्या हो जाएगा? टिश्यू का डेफिनेशन हो जाएगा, मैं इसे इरेज कर देती हूँ, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो यदि कोई बच्चा बोले कि मैम ग्रुप ऑफ सेल्स, इट मीन्स, ठीक है, अपने आंख से एक सेल को निकाल लिया, बाल से एक सेल को ले लिया, स्किन से एक सेल को ले लिया, बोन से एक सेल को ले लिया, ब्लड से एक सेल को ले लिया और एक बर्तन में लाया, कहा मैम दिस इज टिश्यू, दिस इज टिश्यू। नो, दिस इज नॉट टिश्यू, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सेम स्ट्रक्चर, चलिए तो हमारा कुछ और हो गया, विथ सेम स्ट्रक्चर, बट कभी कभी स्ट्रक्चर हमारा कुछ डिफरेंट भी हो जाता है। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ेंगे प्लांट में तो जानेंगे। ग्रुप ऑफ सेल्स विथ सेम स्ट्रक्चर, सेम ऑरिजिन, उनका ऑरिजिन भी सेम होना चाहिए, एंड दे टुगेदर परफॉर्म अ सेम फंक्शन, अ पार्टिकुलर फंक्शन, एंड दे टुगेदर परफॉर्म a particular function। वे लोग आपस में मिलकर एक पार्टिकुलर फंक्शन करते हैं। जैसे हमारी आई में मौजूद
जितने भी सेल्स होते हैं, ठीक है, ये अलग बात है कि उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, लेकिन सारे के सारे मिलकर क्या काम करते हैं, देखने का काम करते हैं। इट मीन्स कि वो देखने में हेल्प करते हैं। हमारे जो भी लंग्स है, लंग्स में जितने भी सेल्स मौजूद हैं वो सारे का स्ट्रक्चर सेम है एंड दे टुगेदर परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो इस तरह से ग्रुप ऑफ सेल्स विद सेम स्ट्रक्चर, सेम ओरिजिन एंड दे टुगेदर परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। एंड आई थिंक आप लोग का टिश्यू वाला कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू? टिश्यू नहीं रहेगा तो क्या होगा, क्या जरूरत है टिश्यू की? सेल के अंदर हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स देखे, तो वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग्स। तो जब एक सेल ही कैपेबल है सारे फंक्शंस को करने के लिए, तो क्या जरूरत है किसी टिश्यू की? टिश्यू ना रहे तो क्या होगा? चलिए, टिश्यू ना रहे तो क्या होगा, अपने ही बारे में आप लोग देख लीजिए। हम लोग जितने बड़े हैं और हमारी बॉडी में इतना सारा फंक्शंस होता है, ठीक है, तो मान लिया कि हमारे बॉडी का हर एक सेल्स वो सारा काम करने लगे, क्या वो कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि आखिर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर लिविंग जो होता है उसमें किस तरह से सेल्स अरेंज होते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल। चलिए, सेल आपस में मिलके बनाया टिश्यू, ये जानना बहुत ही जरूरी है एंड इट इज बेसिक। टिश्यू और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू मिलके बनाता है एक ऑर्गन, ठीक है भाई। सेल एंड टिश्यू तक की तो बात आ गई, अब ऑर्गन में चलिए, लेट अस सपोज स्टमक। तो एक स्टमक की जब मैं बात करती हूँ तो उस स्टमक में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज रहते हैं, ठीक है, और वो मिलके बनाते हैं ऑर्गन। किसी टिश्यू का काम होता है गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करना, किसी टिश्यू का काम होता है हार्मोन्स को सिक्रीट करना, किसी टिश्यू का काम होता है प्रोटेक्ट करना एंड सो ऑन। बहुत सारा फंक्शंस होता है। उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं एक स्टमक के अंदर जो कि ब्लड प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं वहाँ के टिश्यूज को। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन मिलके बनाता है ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ स्टमक है? नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ है, एसोफेगस है, स्टमक है, लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, ये इतने सारे ऑर्गन्स मिलके बनाए डाइजेस्टिव सिस्टम। और बहुत सारा डाइजेस्टिव सिस्टम मिलके बनाता है एक इंडिविजुअल। अब जैसे हम लोग हो गए, हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, प्रोटेक्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, ठीक है। और इतने सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके बना है इंडिविजुअल्स। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट बच्चे होना बहुत जरूरी है। नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए आप लोग इसे नोट्स में अपने उतार लीजिएगा वीडियो देखने के दौरान, ठीक है। जानबूझ के मैंने कुछ पॉइंट्स अपने नोट्स में नहीं डाले हैं ताकि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और नोट डाउन करने की भी कैपेसिटी अपने में डेवलप कीजिए। तो इस तरह से एक मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड इंडिविजुअल के अंदर इस तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है। अब यदि इतने सारे सिस्टम है, यानी हम लोगों को जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन भी करना जरूरी है, डाइजेशन भी करना, न्यूट्रिशन भी करना ज़रूरी है, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सारे करने ज़रूरी हैं। यानी वो सब नहीं होगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो क्या एक सेल में इतनी क्षमता है कि वो अलग अलग फंक्शन करके और पूरे एक इंडिविजुअल को कोऑर्डिनेटली मिला के साथ साथ रखे? मान लिया कि आपके स्कूल की मैं बात करती हूँ, आपके स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर हो, वही टीचर प्रिंसिपल हो, वही टीचर बुआ जी का काम करे, वही टीचर पढ़ाए भी आपको, तो क्या एक स्कूल अच्छे से चल सकेगा? वहाँ डिवीजन ऑफ लेबर है ना,
प्रिंसिपल होते हैं वो देखते हैं कि क्या किसने कौन सा काम किया या नहीं किया, जस्ट लाइक आवर नर्वस सिस्टम। टीचर्स पढ़ाने का काम करते हैं, बुआ जी लोग क्या करती हैं, सफाई का काम करती हैं। दरबान जी आपके क्या हुए, गेट कीपर जो आपका होता है वो आपकी रक्षा करता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर एक इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए 5-6 टाइप के लोग चाहिए, तो हम लोगों का जो बॉडी है, जब आप लोग सीनियर क्लासेस में जाओगे तो बहुत तरह के फंक्शंस उसमें पढ़ने होते हैं। तो क्या उनको चलाने के लिए एक सिंगल सेल कैपेबल है, या एक सेल में ही वो सारे काम हो और वो सारे सेल इस तरह से अरेंज रहें और हम लोग बन जाए? ये संभव ही नहीं है। एंड दिस इज द नीड ऑफ अ टिश्यू। टिश्यू के कारण क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि एक पार्टिकुलर टाइप के सेल्स मिलकर एक खास काम को परफॉर्म करते हैं, दूसरे तरह के सेल्स मिलकर दूसरे काम को परफॉर्म करते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसके कारण किसी एक सेल पर वर्कलोड नहीं पड़ता है। यदि किसी एक सेल पर वर्कलोड पड़ेगा तो वो सेल सरवाइव नहीं कर सकेगा। क्लियर? दिस इज द नीड ऑफ टिश्यू। सेकंड, इट काउज ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू है तभी तो ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बना एंड इंडिविजुअल बना। तो इस तरह से एक मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में इस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस किया जाता है और पार्टिकुलर सारे ऑर्गन सिस्टम हार्मोनियसली कोऑर्डिनेटली मिलजुल के साथ साथ काम करते हैं और तभी कोई एक लिविंग जिंदा रह पाता है, यदि वो मल्टी सेलुलर है तो। क्योंकि यदि यूनिसेलुलर सेल की बात की गई तो भाई वो तो एक सेल का है, तो उसके सारे काम एक सेल के अंदर होते हैं, जैसे अमीबा। बट हम लोगों के अंदर एक सेल की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो सारे फंक्शंस, लाइफ प्रोसेसेस को कर सके और करने के बाद सारे मिलके साथ साथ रह सके। क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंटली काम करते हैं ना तो साथ मिलके रहना थोड़ा मुश्किल होने लगता है। एंड दिस इज द नीड ऑफ टिश्यू। तो आई थिंक आप लोगों को टिश्यू क्या है एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू ये क्लियर हो गया होगा। अब जो कि लिविंग बींग्स को बेसिकली जो मल्टी सेलुलर है, यानी जिसमें हम लोगों को टिश्यू के बारे में पढ़ना है, 2 पार्ट में हम लोगों को पढ़ना है। प्लांट है तो प्लांट टिश्यू, एनिमल्स है तो एनिमल टिश्यू। क्लियर? तो फिलहाल मैं शुरू करने जा रही हूँ प्लांट टिश्यू, और आज की वीडियो में मैं प्लांट टिश्यू के अंदर 1 टाइप ऑफ टिश्यू को एक्सप्लेन करूंगी। प्लांट टिश्यू इट इज ऑफ 2 टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो आज के वीडियो में मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। क्लियर? नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ये बहुत खास तरह का टिश्यू होता है प्लांट का, एंड इट कंसिस्ट ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। ये जिस भी सेल्स, भाई टिश्यू है तो वो सेल्स का ही बना होगा। क्लियर? और जितना भी आप लोग टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़िएगा ना, वो सेल्स की क्वालिटी, सेल्स की वैरायटी पे ही डिपेंड करता है। जो भी आप लोग देख लोगे ना, अगर कोई पूछे कि on what basis we can classify a tissue, तो on the basis of type of cells which form that particular type of tissue। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स का बना हुआ होता है, और इस वजह से इसमें जो भी सेल्स होते हैं वो काफी प्रोमिनेंट होते हैं। अब सेल एंड सेल के स्ट्रक्चर को तो आप लोग डिटेल में जानते ही हैं, तो चलिए हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं। डेफिनेशंस वही है, प्लांट टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक अब हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, दैट इज देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। इट मीन्स यदि टिश्यू है और सेल्स एक साथ हैं तो नेचुरली जब बहुत सारे सेल्स एक साथ होंगे, मैं डायग्राम बनाकर आप लोगों का एक्सप्लेन करूँ। लेट अस सपोज दिस इज अ सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं ना वो काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं, और इस तरह से उनके बीच में देखिए 2 सेल के बीच में, जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस,
उसी तरह से इंटरसेल्युलर स्पेस यहाँ आएगा। तो ये इंटरसेल्युलर स्पेस नेग्लिजिबल अमाउंट में मौजूद रहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, क्योंकि जो सेल्स होते हैं ना काफी कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, एक दूसरे से एकदम सटे हुए रहते हैं। तो इसके कारण ये जो टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होते हैं। नाउ इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, यानी अब सेल डिवाइडिंग सेल्स। इट मीन्स आप लोगों ने मियोसिस एंड माइटोसिस, इसके लिए तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया था, क्योंकि ये 10th क्लास में भी आप लोगों को काम आने वाले हैं। ठीक है, तो मियोसिस एंड माइटोसिस ये दो तरह के सेल डिवीजन होंगे मल्टी सेलुलर प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो सेल्स रहते हैं वो एक्टिवली डिवाइड रहते हैं, यानी वो बहुत तेजी से डिवाइड करते रहते हैं, वो रुकते ही नहीं है, उनमें सेल डिवीजन लगातार होते रहता है। ठीक है, थर्ड वन इज थीन सेलुलोज वॉल। सेलुलोज का तो सेल वॉल इनके पास होता है, बट चूंकि ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है इसलिए काफी प्रोमिनेंट होते हैं। अब सेलुलोज का जो सेल वॉल है वो कैसे बनता है, कोई एक सेल जब उसमें डिवीजन बंद हो जाता है तो ग्रेजुअली उसमें जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो एक्स्ट्रा स्टार्च रहता है वही सेलुलोज में कन्वर्ट हो जाता है, सेल वॉल को वो थिक करना शुरू कर देता है। बट ये चूंकि एक्टिवली डिवाइडेड सेल के बने होते हैं तो इनका जो सेल वॉल है वो काफी थीन रहता है। साइटोप्लाज्म काफी डेंस रहता है इसमें विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बाद आप लोगों ने माइटोसिस एंड मियोसिस पढ़ लिया। जब एक सेल डिवाइड कर रहा होता है, होता क्या है, एक थोड़ा सा मैं बता दूं फिर से कि ये न्यूक्लियस है, इसमें क्रोमैटिन नेटवर्क है, और जब एक सेल डिवाइड करने वाला रहता है उस समय ये क्रोमोसोम में डिवाइड हो जाते हैं, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है एंड सो ऑन। क्लियर? लेकिन चूंकि ये एक्टिवली डिवाइड कर रहा है काफी तेजी से, तो इसका न्यूक्लियस जो है वो अच्छे से ग्रो कर ही नहीं पा रहा है बेचारा, वो काफी प्रोमिनेंट फॉर्म में रहता है, क्योंकि एक सेल बना तुरंत उससे फिर 2 सेल बनना है, उससे फिर तुरंत 4 सेल बनना है, इस तरह से उसमें डिवीजन होते रहता है। नेक्स्ट वैक्यूल्स या तो बहुत छोटे होते हैं या तो एब्सेंट होते हैं, एंड दीज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पोजीशन यानी लोकेशन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटेरल। एपिकल नाम से ही पता है कि एपेक्स, लेट अस सपोज इट इज अ प्लांट, तो इसके टिप पर या इसके लास्ट एंड पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे उसे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। यानी ये कहाँ मौजूद रहेंगे, ये रहेंगे शूट टिप एंड रूट टिप एंड इट काउज ग्रोथ। मैं एपिकल प्लांट्स में भी आप लोगों को ये सारे टर्म्स बताऊंगी। इंटरकैलरी ये मौजूद रहते हैं एट द बेस ऑफ नोड। क्लियर? अब ये नोड क्या है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, और लैटेरल ये साइड में मौजूद रहते हैं, साइड ऑफ अ प्लांट इन द सिंपल लैंग्वेज, और इन बायोलॉजी हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये कैम्बियम में मौजूद रहते हैं और ये थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? एनसीईआरटी के बुक में एक डायग्राम आप लोगों को दिया है, और कभी कभी एग्जाम में क्या किया जाता है कि डायग्राम दे दिया जाता है और बताया जाता है आइडेंटिफाई द टिश्यू। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए इट इज अ डायग्राम ऑफ ए प्लांट, ये एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है। ये क्या हुआ, यदि ये प्लांट है तो इसका टिप कौन सा हुआ, दिस वन। यहाँ कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेंगे, तो यहाँ रहेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दिस वन। और उसके बाद जो इस तरह से यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिए जाएंगे, ठीक है,
इसे लिखिएगा इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड साइड वे में देखिए, ये वर्टिकली ये खड़ा है, इट मीन्स कि ये साइड में मौजूद है। क्लियर, ये पूरे इसके साइड में मौजूद है। तो दिस इज लैटेरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर। अब मैं रियल प्लांट से आप लोगों को नोड, इंटरनोड वगैरह दिखाती हूँ। बेसिकली मैंने ये पॉटेड प्लांट लिया है ताकि आप लोगों को नोड एंड इंटरनोड के बारे में बता दूँ। ये नोड एंड इंटरनोड जनरल बच्चे नहीं पहचानते हैं, और स्टेम की ये क्वालिटी होती है कि उसमें नोड एंड इंटरनोड मौजूद रहते ही रहते हैं। क्लियर। साथ में मैं पोजीशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बता दूंगी आप लोगों को। इट इज़ अ प्लांट, पॉटेड प्लांट। अब ये मैंने एक ब्रांच लिया है। नेचुरली रूट का टिप तो नहीं बता सकती, क्योंकि उसके लिए तो भी मिट्टी के अंदर से रूट को निकालना पड़ेगा, अपरूटेड करना पड़ेगा प्लांट को। तो ये यदि मेरा पूरा ब्रांच है, ठीक है, ये पूरा पौधा का ये ब्रांच है। क्लियर, देख लीजिए नीचे से ये पूरे पौधे का ये ब्रांच है, तो इसका टिप क्या होगा, ये एपिकल पार्ट, दिस वन। चलिए हम लोग ऊपर चलते हैं। ये इसका टिप, टिप का एक मतलब होता है एंड, ठीक है। तो एंड ऑफ दिस ब्रांच क्या होगा, दिस वन, यानी इस जगह पर जहाँ पे रैपिडली ग्रोथ होता है, ये रैपिडली, इस जगह पे रैपिडली ग्रोथ होता है सेल्स का, तो यहाँ पर जो टिश्यू मौजूद रहेंगे, इस ग्रीन वाले पार्ट पर जो टिश्यू मौजूद रहेंगे, दिस वन, ठीक है, इस ग्रीन वाले पार्ट पर जो भी टिश्यू मौजूद रहेंगे वो रहेगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर। तो पोजीशन के हिसाब से आप लोगों का ये क्लियर हो गया। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ मौजूद रहता है, एट द टिप ऑफ शूट एंड रूट ऑल्सो, बट रूट मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, और वो देखने में बिल्कुल उसके एंड पे, रूट के एंड पे, एंड पॉइंट पे रहेगा। अब नेचुरली सोचिए कि यदि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और इसमें सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा, इसकी हाइट बढ़ेगी ना, इसकी लेंथ बढ़ेगी ना। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लोकेशन क्या होता है, इट इज प्रेजेंट एट द शूट एंड रूट टिप, और ये क्या काउज करता है, लेंथ इन द प्लांट, प्लांट के लेंथ में इंक्रीज करता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ अब दूसरा हम लोग का है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके लिए आप लोग एक खास स्ट्रक्चर देखिएगा जो कि रूट में नहीं मौजूद रहता है, सिर्फ शूट में मौजूद रहता है। तो शूट का एक खास स्ट्रक्चर होता है कि उसमें नोड्स मौजूद रहते हैं। अब नोड्स देखिए, ये सारे स्ट्रक्चर नोड्स, ठीक है। आप लोगों ने अगर ईख खाया होगा, आप लोगों ने अगर ईख खाया होगा तो उसमें जो हार्ड वाला पार्ट बीच में आता है वही उसका नोड होता है। देखिए, तो ये है स्टेम में जो इस तरह की गांठें आप लोगों को दिखेंगी उसे ही हम लोग कहते हैं नोड। और नोड स्टेम का वो पार्ट होता है जहाँ से लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स, फ्लावर्स ये निकलते हैं। क्लियर, ये वो पार्ट होता है जहाँ से ये सारे निकलते हैं। निकला हुआ भी पार्ट मैं दिखाऊंगी, फिलहाल अभी मैं नोड एंड इंटरनोड आपको समझा दूँ। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसी भी स्टेम का, नॉट इन रूट। तो ये है नोड। अब देखिए, दो नोड के बीच का जो स्पेस है, ये दो नोड के जो बीच का स्पेस है, क्लियर, ये है एक नोड, दिस इज सेकंड नोड और थर्ड नोड। तो इस दो नोड के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटर नोड। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ मौजूद है, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इस जगह पर मौजूद है, यानी नोड या इंटर नोड के बेस पर मौजूद है, ठीक है, इस जगह पर मौजूद है। तो नेचुरली यदि इसमें ग्रोथ होता है तो क्या होगा, इंटर नोड का लेंथ बढ़ेगा, और जब इंटर नोड का लेंथ बढ़ेगा तो हमारे पूरे स्टेम का भी लेंथ बढ़ेगा। क्लियर। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहता है एट द बेस ऑफ नोड एंड इंटर नोड, और इसके कारण क्या होता है, लेंथ ऑफ प्लांट इंक्रीज करता है। देखिए, ये जितना भी आप देख रहे हो ना, लीव्स निकला हुआ है, जितना भी लीव्स या ब्रांचेस जो भी निकलेंगे, जिस पॉइंट से निकलता है उसे ही हम लोग नोड कहते हैं। जो भी हमारा लीफ है, ठीक है,
या जो भी हमारा ब्रांचेस निकलता है किसी भी प्लांट से, जिस पॉइंट से निकलता है उसे ही हम लोग कहते हैं नोड। तो ये नोड और इंटरनोड आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आगे भी काम आने वाला है। क्लियर? एंड द थर्ड वन इज लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके लिए कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, ये चारों तरफ मौजूद रहते हैं। जब सीनियर क्लासेस में आप लोग जाओगे तो एक टर्म आएगा कैम्बियम, यानी प्लांट का चारों तरफ। अब ये सोचिए कि यदि इसके चारों तरफ कोई एक टिश्यू है, उसमें ग्रोथ होगा तो क्या होगा, उसका थिकनेस बढ़ेगा ना, उसका थिकनेस बढ़ेगा। तो लैटरल इट मीन्स कि ये चारों तरफ, इसके चारों तरफ, ठीक है, मैं मार्कर के द्वारा बताती क्योंकि इसे स्टेम को तो नहीं घुमा सकती। ये इसके चारों तरफ जो टिश्यू मौजूद रहता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो मौजूद रहता है वो लैटरल होता है, और अगर उसमें डिवीज़न हुआ तो क्या होगा, उसका थिकनेस बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप लोगों का क्लियर हो गया है। आई थिंक आप लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन और पोजीशन टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ में आ गया होगा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन there is also 3 types of meristematic tissue: promeristem, primary meristem and secondary meristem. Clear? अब भाई जब एक सीड हम लोगों ने मिट्टी में डाला और वो जर्मिनेट किया, ठीक है, तो एम्ब्रियो में कितने टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे? कहीं ना कहीं तो कोई वन टाइप ऑफ टिश्यू होंगे जिससे डिवाइड कर करके फिर बहुत सारे टिश्यू बने होंगे। ठीक है, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि भाई जाइगोट से फिर कोई बेबी प्लांट या कोई एनिमल्स बनता है। ठीक है, तो चूंकि प्लांट की मैं बात करी तो बेबी प्लांट बनता है। तो जाइगोट तो वन सेल है, उसमें रिपीटेड डिवीजन हुआ और वो बना एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो में कितने तरह के टिश्यूज होंगे? कोई एक ही तरह का टिश्यू होगा ना, वहीं से शुरू होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी इम्प्लांट के एम्ब्रियो में जो टिश्यू है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रोमेरिस्टेम। क्लियर? अब जैसे हम लोगों ने ये सीड का मैं एक डायग्राम बना रही हूं और इसमें यहाँ पे एम्ब्रियो होता है, ठीक है, ये एम्ब्रियो है, तो इसी एम्ब्रियो से निकलता है प्लांट। जब ये जर्मिनेट करता है तब तो इसमें जितने भी टिश्यू हैं, इट मीन्स जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, यदि कोई ये क्वेश्चन पूछे कि प्लांट के एम्ब्रियो में कौन सा टिश्यू होता है, सिंपल आपको लिखना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो होता है प्रोमेरिस्टेम, यानी जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो में रहता है एंड यंग सीडलिंग्स में रहता है ये। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, फिर प्लांट में भी लीफी स्ट्रक्चर निकलते हैं, उसका रूट निकलता है, उसका शूट निकलता है, उसमें फोटोसिंथेसिस होना शुरू हो जाता है। तो उसके हिसाब से वो थोड़ा सा और क्लासीफाई होना, उसके डिफरेंट फंक्शंस शुरू हो जाते हैं। रूट का अलग फंक्शन हो जाता है, शूट का अलग फंक्शन हो जाता है, बट वो एक छोटा सा बेबी प्लांट रहता है। ठीक है, तो वो उस समय प्रोमेरिस्टेम से बनता है प्राइमरी मेरिस्टेम, यानी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किससे बना? प्रोमेरिस्टेम से बना, और यहाँ से ये इनिशिएट करता है प्लांट्स के ऑर्गन के फॉर्मेशन को। वंस अगेन फिर और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस प्लांट्स की बॉडी में आना शुरू होते हैं, बट रिपीटेड सेल डिवीजन वाला जो बात है, क्लियर, क्योंकि हम लोगों ने एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल में देख लिया कि थ्रू आउट द लाइफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो है ही प्लांट की बॉडी में। ठीक है, उस वक्त इस प्राइमरी मेरिस्टेम से बनता है सेकेंडरी मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये और ज़्यादा एडवांस फॉर्म में हो जाता है। बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सारी प्रॉपर्टीज इन तीनों में मौजूद होती है और इससे बनता है परमानेंट टिश्यू। तो आज किस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगी आपके लिए परमानेंट टिश्यू एंड नोट्स कहाँ मिलेंगे आप लोगों को। तो बहुत सारे बच्चों ने ये डिमांड किया है कि भाई हर एक वीडियो में जो आप पढ़ाते हो उसका नोट्स डाल दिया करो, तो मैं वैसा ही करूँगी। हर एक वीडियो में उस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे। बट वैसे बच्चे जो चाहते हैं कि उन्हें एक जगह कंप्लीट नोट्स मिल जाए, तो मेरे लास्ट वीडियो में
आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। और ये सारे नोट्स कहाँ रहेंगे बच्चों? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर? तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।